हेलो आना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, राम राम। और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी जानते हैं कि हमने अभी तक अपने सेल के पोर्शन को कवर कर लिया था। आज बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। तो एक बार बता देंगे, ऑडियो और वीडियो सभी को यहाँ पर क्लियरली आ रहा है? गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आज सेशन आपका ज्यादा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, शुरू करते हैं और उसके बाद आगे इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। बताइए भाई फटाफट से, ऑडियो एंड वीडियो क्लियरली विजिबल है? चलो, जय माता दी, नमस्कार। आज बात करेंगे, देखिए, ऊतक के बारे में, यानी टिश्यूज के बारे में। हमने सेल तो पढ़ लिया कि मैम एक सेल जो होता है वो बेसिकली हमारी फंक्शनल यूनिट है, हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे जानी जाती है। और साथ में सेल ही हमारे पूरे शरीर में क्रिया करती हुई नजर आती है। साथ में ये जो सेल हैं, जब ये बहुत सारे सेल से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऊतक यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग एक बार डाल लो, टिश्यूज के बारे में, ऊतक के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग, टिश्यू। अब जैसे आप सभी ने देखा कि मैम एक सबसे छोटी इकाई हमारे पास क्या थी? मान लीजिए सेल था। ठीक है, होता क्या है कि जब एक जैसे आपस में सेल जुड़ जाते हैं उसको हम टिश्यू का नाम देते हैं। ये भाई बहुत सारे कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक यहाँ पर कहलाता है। कल वाली पीडीएफ नहीं मिली? अच्छा, कल वाली पीडीएफ नहीं मिली है? पीडीएफ किसी को भी नहीं मिली क्या? एक बार ये बताओ, पीडीएफ प्रैक्टिस शीट कल दोनों जा चुके थे। अरे क्या, देखिए पुरानी सारी पीडीएफ अपलोड है। कल वाली पीडीएफ आपके पास नहीं पहुंची है, प्रैक्टिस शीट आपके पास नहीं पहुंची है। मैं अभी इस क्लास के तुरंत बाद आप लोग की अपलोड करवा दूंगी। थोड़ा सा आज बात करेंगे इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। और कल से आपके कोई भी पीडीएफ का डिले नहीं होगा, क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ जो है वो कल से मिल जाया करेगी। ठीक है, आज तक जो हुआ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपकी जो पीडीएफ है वो कल से आपको पॉजिटिवली टाइम से क्लास के बाद जो है वो अपलोड करा दी जाएगी। ऑल राइट, चलो चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं मिला है मैं कल से इसको करवाती हूँ आपके लिए। आ जाओ भाई, बात करेंगे टिश्यू के बारे में। एक सिंगल सेल बेसिक यूनिट है मैम, लेकिन जैसे एक सेल हमारे पूरी बॉडी का नींव, जिसको आप कहते हो ना कि बेसिक इकाई कहलाती है, ऐसे ही हमारे जो बहुत सारी अलग अलग सेल्स होते हैं ये मिलकर के क्या बना लेते हैं? टिश्यू को यहाँ पर बना लेते हैं। कि मैम 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे कोशिका जब आपस में जुड़ जाते हैं तब आप इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? आप बोलेंगे ये बन चुका है हमारा टिश्यू, यानी ऊतक। और इसी प्रकार से जब ऊतक बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। यानी फर्दर इसके आगे कहानी जो बनेगी वो आप जानते हैं, ऑर्गन की बनती है कि विभिन्न अंग कोशिकाओं के अलावा टिश्यू का समूह यहाँ पर कहे जाते हैं। फिर आपकी अंग प्रणाली बनती है और लास्ट में आपकी पूरा शरीर जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, अगर मुझे टिश्यू के बारे में समझनी है तो मैं एक चीज और यहाँ पर देखूंगी कि देखो, जब भी आपको एक इमारत बनानी है, एक घर बनाना है, मान लीजिए घर बनाने के लिए आपके पास क्या होगा? आप बोलोगे मैम एक छोटी सी नींव है मेरे पास। ठीक है, चलो एक छोटी सी नींव है मेरे पास, मान लीजिए वो नींव जो है वो पूरे घर को बनाने में काबिल है। अब मैं जब पूरा एक घर तैयार करूंगी उससे पहले मैं क्या देखूंगी कि जितनी भी बाकी फर्दर मेरे को एक दीवार बनानी है मान लीजिए, तो मुझे सेम आकार की अलग अलग ईंटें जो है वो चाहिए होंगी। एक तो चलो मान लिया आपने नींव रख ली, लेकिन जब तक आपके पास सेम स्ट्रक्चर वाली ईंट नहीं होंगी क्या आपकी दीवार बन पाएगी? आप बोलोगे नहीं मैम। मान लीजिए मैं सेम आकार की जगह एक तो यहाँ पर रेक्टेंगल ले रही हूँ, एक ट्राइंगल ले रही हूँ, एक स्क्वायर यहाँ पर ले लेती हूँ, क्या ये इमारत बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आप
आपको जब भी एक सिंपल कोई भी समूह या कोई दीवार, कोई इमारत, कुछ भी अगर आपको बनानी है, तो आपका मेन टारगेट क्या होगा कि मेरे पास जो भी अलग अलग ईंटें हैं वो सेम आकार की हों। इसी प्रकार से बात करेंगे टिश्यू के बारे में कि जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं और टिश्यू बनाते हैं, तो वो सारे सेल्स क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के होते हैं। मतलब 3-4 हमें यहाँ पर कंडीशंस माननी पड़ेंगी कि जब टिश्यू बनेगा, तो टिश्यू बनाने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि सारे सेल्स आपके सेम स्ट्रक्चर वाले होने चाहिए, मतलब सेम आकृति के नजर आने चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि अगर मैं टिश्यू की कहानी की बात करूं, चलो भाई लिख लेते हैं कि टिश्यू क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सबसे पहले और सबसे बेसिक सी लाइन की यह क्या है, कोशिकाओं का समूह है, लेकिन दैट हैज कंडीशंस क्या है इसकी, देखो सुनो, सेम स्ट्रक्चर। पहला, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सारे सेल्स का सेम होना चाहिए। दूसरा, इनका काम भी सेम होना चाहिए, सारे सेल्स सेम काम को करेंगे तभी तो आपका एक पर्टिकुलर टिश्यू बन पाएगा, तो इनका फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। और तीसरी बात कि मैम जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, यानी इनका जो बॉडी टाइप है वो भी सेम होना चाहिए, यानी इनके अंदर ओरिजिन भी क्या हो, सेम हो, सेम ओरिजिन। आप बता सकते हैं कोशिकाओं का समूह जिसकी समान उत्पत्ति, कार्य व संरचना होती है, उसे आप क्या नाम देते हैं, ऊतक का नाम देते हैं। जो आपके क्वेश्चन का की पॉइंट होगा ना, जो आपसे पूछ सकता है, वो देखो इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि भैया समान उत्पत्ति, कार्य और संरचना, तीनों चीजें सेम रखनी है, सेम फंक्शन भी होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और सेम उत्पत्ति भी यहां पर होनी चाहिए। नोट कर लेंगे, इसे कहते हैं टिश्यू। चलो क्या हुआ अंकित कुमार, टेक्नीशियन के लिए आप इसको कर सकते हो, कोई बात नहीं है, नेटवर्क इशू। अभी बताइए एक बार, सब कुछ ठीक है, क्लियर है, किसी को कुछ भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो। अभी आपको पता है बीच जब आपको टॉपिक चल रहा होता है उस बीच में कमेंट्स आपके नहीं देख पाते हैं, तो आप पैनिक मत किया करो, पहले भी मैंने आपको बताया, फिर आप कहते हो मैम हमारे कमेंट्स इग्नोर हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वीडियो बार बार पॉज हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, एक बार बता दो जल्दी से। देखिए जो भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कल आप लोगों के एग्जाम्स की डेट आ चुकी है ना, आरआरबी की डेट आ गई है। एग्जाम से पहले सिलेबस होगा कि नहीं होगा, पूरा प्रयास ये रहेगा क्योंकि आप लोगों के लिए जो एग्जाम की डेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस कराया जाए, तो बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा। बहुत एक छोटी सी चीज जो है उसको ध्यान में रखना, जो भी अब अपने फर्दर एग्जाम्स को दे रहे हैं, एग्जाम बहुत शॉर्ट नोटिस पर आ गया है। अगर आपको नहीं पता हो तो 25 तारीख से एनटीपीसी का एग्जाम शुरू है और लगभग 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपका एएलपी का एग्जाम चलेगा, एनटीपीसी का अभी नहीं है। एनटीपीसी के तो फॉर्म फिलिंग हो रहे हैं, एनटीपीसी की डेट्स नहीं आई है बेटा। एएलपी की, टेक्नीशियन की, जेई की और आरपीएफ में एसआई के पद पर, इन चारों की जो पोस्ट है आपकी, वो उनकी डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी की कोई डेट्स नहीं है, एनटीपीसी का तो भी फॉर्म फिल हो रहा है, उसकी डेट्स आएगी लगभग जनवरी फरवरी में, ओके। बिल्कुल दीपक प्रजापति, इसी से ही काम हो जाएगा जो आपको कराया जा रहा है, बस आप इसको रेगुलर बेसिस पर अपना करते रहें। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक बात ये बताओ, ऑडियो अभी ठीक है? क्या अभी कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है?
चलो, यहां तक लिख लिया है सभी ने? नेक्स्ट बात करेंगे, टिश्यूज आपके दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। टिश्यू आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऊतक दोनों में उपस्थित होते हैं, पादप व जंतु। इसके अध्ययन की अगर मैं बात करूं, स्टडी ऑफ टिश्यू की अगर बात करूं, तो यहां पर देखो कहीं पर भी अगर टिश्यू वर्ड आ रहा है तो टिश्यू के संबंध में आता है हिस्टो, तो ध्यान रखना हिस्टोलॉजी इसको हम कहेंगे। ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से टिश्यूज जो होते हैं हमारे वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी उपस्थित होते हैं। कभी कभी साउंड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, अब देखिए हमें इस चैप्टर के अंदर दोनों ही चीजें पढ़नी है, प्लांट के टिश्यूज को भी पढ़ना है और ह्यूमन के टिश्यूज को भी यहाँ पर हमें पढ़ना है। मतलब प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो भी अपने को कवर करने हैं और एनिमल टिश्यूज भी हमें कवर करने हैं, तो दोनों ही पोर्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। चलो अभी सब कुछ ठीक है साउंड में ना, अभी किसी का कोई इशू नहीं आ रहा है। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 मेजर टाइप्स। जंतु के ऊतक 4 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तीसरा कहलाता है आपका नर्वस टिश्यू, एंड द फोर्थ वन मस्क्यूलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। ये आपके एनिमल्स में पाए जाने वाले 4 टिश्यूज हैं जो कि हम पहले इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, चलो।
हाँ जी बिल्कुल विष्णु। बी वाला है कनेक्टिव यानी संयोजी। ये अभी एक एक करके डिटेल में बात करेंगे हम। इसको कहते हैं संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। लिख लिया सभी ने यहां तक? चलो अब हेडिंग डालेंगे कि सबसे पहला वाला आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर अगर इनके नाम आता है हिस्टोलॉजी के फादर के बारे में तो आप बता सकते हैं। इन्होंने शब्द भी दिया था, खोज करी थी, तो बेसिकली आप कह देंगे ये फादर हैं। ठीक है, खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ टिश्यू। ऊतक के खोजकर्ता। तो ये नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक। अब उपकला ऊतक का मतलब क्या है कि मैम कहाँ पर लाया करता है, कहाँ उपस्थित होता है, कैसे दिखाई देता है? ठीक है अनीता गौतम। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू एक नॉर्मल सिंपल प्रकार का आपका ऊतक होता है, जो कि अगर मैं डायग्राम में देखूँ ना तो सबसे सरल साधारण सा स्ट्रक्चर मुझे इसका दिखाई देगा कि बेसिकली एक सेल आपको दिखाई देगा और एक के ऊपर एक के ऊपर एक कुछ इस प्रकार से ये सारे सेल्स हैं जो आपको लेयर बाय लेयर नजर आ रहे हैं। और इन्हीं लेयर्स के अंदर आपको दिखाई क्या देंगे कि हमारे न्यूक्लियस जो है वो उपस्थित है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं? उपकला ऊतक कह सकते हैं कि सिंपली सारे सेल्स एक साथ आपको क्या होते हुए नजर आ रहे हैं भाई? अरेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। इनके पास प्रॉपरली न्यूक्लियस है। लेकिन एक बात मुझे जल्दी से बताओ कि मैम क्या इनके पास किसी भी प्रकार का स्पेस है? इन सारे सेल्स के बीच में स्पेस है क्या? एक बार ये बताइए फटाफट से, क्या इनके बीच में स्पेस है? हाँ, अंदर द्रव्य भरा होगा। सेल में क्या होता था कि मैम पूरा सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। मेन पार्ट तो यही था। यहाँ पर भी ऐसी चीज होगी कि मैम इस सेल के अंदर यहाँ लिक्विड भी भरा हुआ है देखो, और बीच बीच में इनका न्यूक्लियस भी दिख रहा है। कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम आपका बन जाता है जब हम बात करते हैं उपकला ऊतक की, कि इनमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा द्रव्य भरा हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेस यहाँ पर नहीं है। क्या इसमें कोई समस्या नहीं है ना स्पेस? तो बस यही चीज हमें मेंशन करनी है। ये होते हैं हमारे उपकला ऊतक। इट हैज नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। अंतः कोशिकीय स्थान क्या होता है? यहाँ अनुपस्थित होता है। इसी के साथ इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रॉपरली आपको नजर आ रहा है। कोशिका द्रव्य भी उपस्थित है। और न्यूक्लियस भी है। इट हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। नाभिक उपस्थित। ठीक है, बनाएंगे जरा इसको। आज मेरा फर्स्ट क्लास है तो इससे पहले मोहित, इससे पहले हमने सेल पढ़ा था, आप सेल एक बार पढ़ सकते हो सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हाँ ये
चैप्टर पुराना है, देखो काफी आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, 9th वाली एनसीईआरटी में भी था ये चैप्टर। ओके, तो सब एनसीईआरटी से ही है। अभी आपने देखा है रेलवे का एग्जाम आ जाए, एसएससी का एग्जाम आ जाए, सीजीएल का एग्जाम हुआ, सब एनसीईआरटी से पूछा गया है, कुछ अलग से बाहर से नहीं पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी के लिए सपना आप बेसिक बायोलॉजी को कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो जो बायोलॉजी का बेसिक एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो सब आपका यहाँ कवर हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो साइंस एंड टेक का पार्ट होता है उसको जरूर कर लेना, करंट से रिलेटेड। ठीक है, करेंगे संभव उसको भी, ये खत्म करते हैं पहले। चलिए, अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो आप देख रहे हो, चलो आपने मान लिया ये टिश्यू यहाँ पर देख लिया, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार से सिंपल सेल्स जो है वो लाइंड अप होते हैं। आपने कहा कि मैम मेरे पास नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक बिल्कुल बेस पे परत है, उसके ऊपर आपका ये सारा सेल का स्ट्रक्चर जो है वो लाए कर रहा है। यानी ये सब क्या है, देख पा रहे हो, अलग अलग सेल्स हैं जो एक साथ आपके अरेंज होकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यू को बना रहे हैं। न्यूक्लियाई कह लो, न्यूक्लियस कह लो, सिंपल एक छोटा सा न्यूक्लियस वाला पार्ट इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी ना दो प्रकार से होता है, या तो ये एक ही लेयर में होगा, या इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स जो है वो आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सिंपल एक लेयर में दिखाई दे रहा है कि भाई एक ही परत है, आपके सेल्स अरेंज हैं, एक के ऊपर एक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अगर मान लीजिए ये बहुत सारे लेयर्स में दिख रहा है, तो इस प्रकार का रूप भी आप इसका यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि हम देखें, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो एक कहलाता है आपका सिंपल एपिथेलियल और दूसरा कहलाता है सिंपल ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। इसको नाम दिया जाता है क्या, कि ये स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर है जो कि आपके बहुत सारे लेयर्स में बटा हुआ है, बहुत सारे परत में यहाँ पर बटा हुआ है। दिखाई दे रहा है ना भाई सभी को, क्यों दिखाई दे रहा है, बहुत सारी परतें आपको इसमें नजर आ रही होंगी। इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कहा जाता है। एक सिंपल होगा, सिंगल लेयर का होगा, और एक में बहुत सारी परत आपको बनती हुई नजर आती है। तो जरा बनाएंगे इसके डायग्राम को और इसी के आगे लिखेंगे, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। यह 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी सरल उपकला ऊतक। और दूसरा प्रकार हमने क्या पढ़ा अभी, जिसे कहेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटा वर्ड का ही मतलब होता है कि आपकी परत है, स्ट्रेटिफाइड उपकला ऊतक। तो ये 2 भागों में विभाजित है। आप अगर इसका डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, देखो नीचे एक परत होगी मोटी सी, और उसके ऊपर लगे होंगे आपके सेल्स। अब हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, ऐसे कई सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। अगेन बीच में यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, और अंदर की तरफ भरा हुआ ये द्रव्य साइटोप्लाज्म का। इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। और इसी प्रकार से दूसरा भाग आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक परत आपकी उपस्थित होती है, ठीक है।
तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया भाई? जल्दी से बताओ एक बार। रोशन जल्दी शुरू हो जाएगी, परेशान मत हो, है ना। कुछ इश्यूज हैं अभी बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्द ही शुरू करेंगे। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, और यहां पर क्या बताएंगे? इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। तो लेयर का ही फर्क आ रहा है इसमें। यह एक परत से बने होते हैं, यहाँ पर कई सारी परत उपस्थित होती हैं। दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जटिल कह लो, स्ट्रैटिफाइड के नाम से मेनली यहाँ पर जाना जाता है। दिखाई दे ही रहा है सभी को। चलिए, अब दोनों कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखो, अगर मैं स्ट्रेटिफाइड की बात करूं, हमारी स्किन में एक दो नहीं मैम, कुल मिला के 5 परत होती हैं। तो इस प्रकार से जब लेयर की बात आएगी ना, चाहो तो यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, स्ट्रेटा वर्ड का मतलब ही होता है परत, यानी लेयर। तो यहां पर उदाहरण आपका क्या बन जाएगा? त्वचा का, स्किन का। और ये आपके बॉडी के इनर ट्यूब्यूल्स में, एल्वियोली में, ब्रोंकाई में, इनमें पाया जाता है। अंदर की जो आपकी नलिकाएं हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है मैम, आप ऑफलाइन क्लास कराते हो क्या? हाँ जी, ऑफलाइन क्लासेस आपकी मुखर्जी नगर दिल्ली में चलती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? ये शरीर की आपकी अंदर की वाहिका में होता है, इनर ट्यूब्यूल्स ऑफ बॉडी। शरीर की भीतरी वाहिकाओं में उपस्थित। बना लो इसको जल्दी से। नहीं महिमा, अगर ये सेल्स का ग्रुप है तो डेफिनेटली हर सेल में न्यूक्लियस होगा। टिश्यू में तो सारे सेल्स आ रहे हैं ना, तो टिश्यू का न्यूक्लियस कहाँ से आएगा? बेसिकली ये आपके सेल्स के अंदर, हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी बात की जा रही है। टिश्यू मिलकर के तो उसी से बना है ना। 2024 के सारे सवाल का वीडियो कहाँ मिलेगा? सीजीएल का भास्कर घोष आपको रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, लाइव में नहीं, वीडियोस वाले सेक्शन में अपलोड करा दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, दो न्यूक्लियस नहीं होंगे, एक ही न्यूक्लियस होगा। हर सेल का अपना अपना एक न्यूक्लियस है, देख रहे हो ना आप? हर सेल का अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है। चलिए, अब ये वाला जो भाग है, देखो ये तो अकेला आपको त्वचा में दिखाई दे गया, बहुत सारी लेयर्स हैं, आपके त्वचा में दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसका तो एक ही पार्ट है, ये बहुत सारे भागों में बटा हुआ होता है। सिंपल एपिथेलियल वाले जो होते हैं ये कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार की कैटेगरी दिखाई देती है। सबसे पहला आता है सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस मतलब मैम सबसे सरल, जैसा अभी हमने सिंपल वाले को देखा कि एक एक सेल जो है वो आपस में जुड़े हुए होंगे, इसको हम सिंपल स्क्वेमस कहते हैं। अगर यही सेल्स आपके क्यूब शेप में आ जाएं तो इसको कहते हैं घनाकार, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। केवल शेप बदली है, क्यूब शेप में आ गए हैं। अगर ये लंबे लंबे हो जाए, सिलेंडर इसमें कॉलम वाले शेप में आ जाए, जिसको आप कहते हैं स्तंभाकार, तो ये कहलाते हैं स्तंभ के आकार के, कॉलम वाले आकार के, कॉलमनर एपिथेलियम। और लास्ट में आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो दिखाई दे ही रहा है। वाहिका मतलब अंदर की ट्यूब्यूल्स, जैसे कि मैं बात करूं आपके एल्वियोलाई तक, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, उनमें ये वाले पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वेमस कहे जाएंगे। ठीक है, एकदम चपटे से और पतले से सेल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक,
तो इस प्रकार का देख सकते हो, ये कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी क्यूबॉइडल हो गई, कॉलमनर हो गई, ये सब क्या है, ये हमारी कैटेगरीज बन जाती हैं आपके सरल वाले के अंदर। दिखाई दे रहा है ना सभी को? चलो, तो इसी आधार पे अब जरा लिख लो, ये 3 टाइप्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। किसके हैं ये? सिंपल एपिथेलियल के। इसमें सबसे पहला भाग आता है इसी कैटेगरी में, बताना कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ these types: सरल उपकला ऊतक, भिन्न प्रकार का होता है, जिसमें पहला भाग आप लिखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके अंदर होते हैं फ्लैट एंड थिन सेल्स, पतले और चपटे सेल्स होते हैं। अब सेल में भी देखो कुछ खास बात होती है। खास बात क्या है कि मैम नीचे की तरफ हमारी एक बेसमेंट की मेम्ब्रेन लगी होती है, और उसके नीचे लगी होती है एक और लेयर, जिसको आप कहते हो संयोजी ऊतक की लेयर, कुछ इस प्रकार से। और फिर इसके ऊपर लगा देते हैं हम अपने सेल्स को। तो कुछ चपटे से सेल जो कि एक पतली सी मेम्ब्रेन पे लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहां, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा बीच में, और द्रव्य भर देते हैं। इस परत को नाम दिया मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो जोड़ करके रखती है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली को कहा कनेक्टिव टिश्यू। आप जब कोई भी इमारत बनाते हो, या आप कोई भी प्रॉपर घर बना रहे हो, तो उसमें सीमेंट से जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो? क्यों भाई? सीमेंट लगा करके जोड़ दिया जाता है। आपने एक प्रॉपर जमीन का जो टुकड़ा है उसके ऊपर सीमेंट लगाया और उस पर अपने सेल्स को रखना शुरू कर दिया, उसको जोड़ दिया। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि नीचे की तरफ ये बेसमेंट पे एक मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि बेस पर लगी हुई होती है, और उसके ऊपर हमारे सेल होते हैं। लेकिन उसको नीचे वाले भाग से जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आ जाता है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी हो सकता है, बोन भी हो सकती है, आपका लिगामेंट हो सकता है, टेंडन हो सकते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहोगे तो एपिथेलियल टिश्यू, वरना ये एपिथेलियम के नाम से यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो सिंपल स्क्वैमस उपकला ऊतक जो होते हैं उसमें चपटे और पतले सेल्स आपको दिखाई देते हैं, चपटे व पतले कोशिकाओं से बना। ठीक है। अब उदाहरण पे हमारे कोशिकाओं में, जैसे हम अपने लंग्स के अंदर एल्वियोली देखते हैं, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी से कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर ये वाला ऊतक होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे एल्वियोली, तो आप हिंदी में कहते हैं कोशिका। या फिर मैं बात करूं ब्रोंकाई की, जो श्वसनिका होती है, श्वास नली आपकी, ट्रैकिया, इन सभी के अंदर जो आपके ऊतक बने होंगे, ये सब वाहिकाएं ही तो हैं अंदर की तरफ, इनमें पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके जी मैम, मैंने ऑनलाइन बैच लिया है, क्या मैं ऑफलाइन क्लास कर सकता हूँ? नहीं बेटा, ऑनलाइन अलग है, ऑफलाइन अलग है आपका, ठीक है। बिल्कुल होगा साजिद, बिल्कुल होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखे हुए हैं, फटाफट से लिख लो इसको। बेसमेंट की झिल्ली और एक संयोजी ऊतक, इनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं। स्क्वैमस बेसिकली शेप के नाम पे हमने दे दिया है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है चपटे से सेल्स, ये स्क्वैमस वाले शेप में दिखाई देते हैं, तो इनको नाम दे दिया है बस।
लिख लिया। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सबके अंदर है, इसमें भी होगा, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी की दूसरी कैटेगरी आती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाकार उपकला ऊतक। दूसरी इसी की कैटेगरी है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल मतलब घनाकार। अब घन आकार में कैसा आकार दिखाई देगा? तो देखो मैम, अगेन वही, एक हमारी बेसमेंट की झिल्ली और इसके नीचे कौन सी होगी, संयोजी ऊतक वाली झिल्ली लग जाएगी। और इसके ऊपर जो सेल्स आपके बने हुए होंगे वो सेल्स होते हैं थोड़े इस प्रकार के, थोड़े क्यूब शेप के, थोड़े बड़े बड़े से। जैसे पिछले वाले में आप देख रहे थे ना, छोटे छोटे से चपटे से सेल्स थे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके बड़े बड़े सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब में अपना अपना न्यूक्लियस है और इनका शेप क्यूब का है, अपना अपना साइटोप्लाज्म है। तो आप बता सकते हैं कि cells are cuboidal in shape with nucleus and cytoplasm। कोशिका घनाकार में उपस्थित है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य के साथ। इनका जो कार्य होगा वो कैसा होगा? देखो, हर सेल का अपना अपना एक कार्य होता है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई लेयर्स बना रहा है, कोई आपका सिक्रीशन में मदद कर रहा है, कोई कुछ नया नया बनाने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इनका काम होता है सिक्रीट करना, कुछ नया बनाना, या अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। ये दो इसके मेन काम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलिए, हमारे शरीर में होती है लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथि क्या करती है? लार बनाने का काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका काम क्या होगा? सिक्रीट करने का इनका मेन काम यहाँ पर देखा जाता है। चलिए, तो इसे लिख सकते हैं सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनके फंक्शन में अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं अवशोषण व स्त्राव। उदाहरण के तौर पे लिखिएगा, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, और किडनी में हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनको भी कहा जाता है किडनी के ट्यूब्यूल्स। वृक्क की नलिकाएं, ये हो गया इसका उदाहरण। बना लो इसको जल्दी से। समझ आ रहा है सभी को? तो एक थम्स अप का साइन भेज देना, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आठ जुलाई वाले बैच में लगभग सारा आपका कंप्लीट है। एक सर्कुलेशन और ब्लड का टॉपिक आपका बचा हुआ है उसमें, और बॉटनी बची है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब डन है। खुशी बच्चे, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस की जो बात करें तो वो बस इतने होते हैं कि मैम डायरेक्ट ना आप टीचर के संपर्क में रहते हो। यहाँ पर यह है कि थोड़ा कमेंट सेक्शन आपका चलता रहता है, बस इतना रहता है। वहां नज़रों के सामने होते हो, यहाँ कमेंट सामने होते हैं, ठीक है। और दूसरी एक और फैक्टर होता है कि आप कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट जब आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट आप टीचर को पकड़ के डाउट पूछ सकते हो। यहाँ हो सकता है कभी कभी किसी के मिस हो जाए, तो ये छोटी छोटी सी बातें रहती हैं बस, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम?
चलो इसके बाद हम नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी रहेगी, थर्ड नंबर की हेडिंग, वो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, यानी स्तंभाकार उपकला ऊतक। इनका आकार स्तंभ का होता है, स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है, आज थोड़ा सा सेशन भी आप लोगों का लेट हो गया था, बट कोशिश करेंगे कि टॉपिक आपका जल्दी खत्म हो जाए, और कल लगभग आप लोगों का इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। बाकी यहाँ तक कोई समस्या, काम बस इतना है कि ये सिक्रीट कराते हैं, मतलब इनके अंदर से कुछ ना कुछ नया बनेगा। लार ग्रंथि है, लार को बना रही होगी, और एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, यानी अवशोषण का कार्य इनका यहाँ पर देखा जाता है। तो दोनों ही मेन काम इसके देखे जाते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम होने से एग्जाम सेंटर में दिक्कत आ सकती है क्या दिव्यांशु? देखो भाई, फिंगरप्रिंट आपके रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह होते हैं, तो कह नहीं सकते अगर वहां पर कोई दिक्कत आई तो भाई ये चीज आपको सफर वहां पे करनी पड़ेगी, बट फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम हो कैसे सकती है, आप ये बताओ। चलिए, बाकी इस टॉपिक को हम कल कवर करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और कल सेम टाइम सुबह 10 बजे आप लोगों की क्लास जो है उसको शुरू करेंगे। अभी के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको नए पार्ट को हम करते हैं कल शुरू। ठीक है, सिंपल वाला वो बिल्कुल सिंपल है। सिंपली जो आप देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम को, ये एल्वियोली में होगा, ब्रोंकाई में है, ट्रैकिया में है, चपटे चपटे इसके सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसके अंदर से, मतलब जो भी स्त्राव इसका बन रहा है, आ रहा है, उसको पास आउट करने में ये मदद करता है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, रिवाइज कर लेना, और पीडीएफ कल की भी और आज की भी दोनों मैं आपकी अभी सेशन के बाद अपलोड करा दूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।